हेलो बच्चों, आज का जो टॉपिक मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ, लास्ट वीडियो में हम लोगों ने न्यूमेरिकल किए हुए थे। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने देखा हुआ था किस तरीके से हमने क्वेश्चन सॉल्व किए थे आपका रजिस्टिविटी के। आज मैं आपको आज के टॉपिक में जो पढ़ाने वाला हूँ उसमें हम कुछ 3-4 टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहले हम करंट डेंसिटी करने वाले हैं, कंडक्टेंस को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, ओम्स लॉ को हम लोग वेक्टर फॉर्म में किस तरीके से लिख सकते हैं, इन सारी चीजों को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला हमारा जो टॉपिक है वो हमारा करंट डेंसिटी को हमें डिफाइन करना है। जैसे आपने जनरल डेंसिटी पढ़ी है, आज आपको करंट डेंसिटी को डिफाइन करना है। देखिए, पहले हम सीधे करंट डेंसिटी के फॉर्मूले पे चले जाते हैं। उस फॉर्मूले से हम लोग डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि आपको आने वाले समय में फॉर्मूला बहुत इजीली सभी बच्चों को याद रहता है। उसके बाद उसकी डेफिनेशन बनाना आपके लिए आसान है। इन केस एग्जाम में आप चाहें तो फर्स्ट यू मे राइट डेफिनेशन एंड देन यू मे राइट द फॉर्मूला, बट व्हेन यू आर लर्निंग देन फर्स्ट यू हैव टू राइट द फॉर्मूला एंड देन यू हैव टू राइट द डेफिनेशन। लाइक करंट डेंसिटी, इसको हम लोग जे से डिनोट करते हैं। जे इज इक्वल टू होता है आपका आई अपॉन ए। सपोज ये कंडक्टर है, इस कंडक्टर के पास एक एरिया ये भी है, एक एरिया ये भी है, ठीक है। अब करंट इस डायरेक्शन में सपोज फ्लो कर रहा है, इस यूनिट एरिया से जितना करंट फ्लो करता है, देखिए दो डेफिनेशन है, मैं आपको दोनों डेफिनेशन लिख के दिखा रहा हूं। द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया और द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोइंग परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ दिस एरिया या परपेंडिकुलर टू दिस एरिया, मींस इसके जो एरिया की डायरेक्शन है उसकी डायरेक्शन में जो करंट फ्लो करता है उसको हम लोग करंट डेंसिटी बोल देते हैं। तो एक सिंपल सी डेफिनेशन हो गई क्या, इफ ए इज इक्वल टू 1 हो जाएगा तो आप बोल देंगे जे इक्वल टू आई हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, द अमाउंट ऑफ करंट, द अमाउंट ऑफ करंट, the amount of current flowing through unit cross sectional area is called current density। इसको हम लोग करंट डेंसिटी बोल देते हैं, ठीक है। जैसे सपोज ये कोई कंडक्टर है, इस कंडक्टर में आपकी ये सपोज इस डायरेक्शन में करंट फ्लो कर रहा है, तो ये जो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया आपका, इसकी वैल्यू 1 हो गई। तो इस यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया से जितना करंट फ्लो करेगा उस करंट को हम लोग करंट डेंसिटी बोल देते हैं, ठीक है। तो आपको देखना है अमाउंट ऑफ करंट के बारे में जो कि आपका यूनिट एरिया से फ्लो कर रहा है। तो एक डेफिनेशन आप इस तरीके से लिख सकते हैं। दूसरी आपकी जो डेफिनेशन होती है उसको हम लोग कैसे बनाते हैं, देखिए एक ही आप नोट कर लीजिए। दूसरा आप बोलते हैं आई अपॉन ए को मैं आई को डिफाइन अगर करूंगा तो आई होता है मेरा क्यू बाई टी अपॉन ए हो सकता है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पे कैसे इसको लिखते हैं, देखिए इसको आप यहीं से नेक्स्ट लाइन पे लिखेंगे तो क्यू बाई टी इंटू ए कर देंगे। तो आप यहाँ पे अगर करते हैं इफ ए इक्वल टू 1 और टी इक्वल टू भी आपने 1 कर दिया, ए 1 हो गया आपका, टी 1 हो गया, इस दोनों को मैंने 1 1 कर दिया, तो जे किसके इक्वल हो जाएगा, क्यू के इक्वल हो जाएगा। तो दो डेफिनेशन हम लोग लिखते हैं कि यूनिट एरिया से फ्लो होने वाला जो करंट है उस कंडक्टर के नॉर्मल जो ये क्रॉस सेक्शनल एरिया से जो करंट फ्लो करेगा उसको करंट डेंसिटी बोल देते हैं। या दूसरी डेफिनेशन की जब हम बात करते हैं तो हम बोलते हैं कि भाई जे जो है वो क्यू के इक्वल हो गया। द अमाउंट ऑफ करंट की जगह हो जाएगा क्या, चार्ज, द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर सेकेंड हो जाएगा, लेकिन अब यहां पे फ्लोइंग पर सेकेंड थ्रू यूनिट क्रॉस सेक्शनल एरिया इज कॉल्ड करंट डेंसिटी। तो आप इसको करंट के टर्म्स में भी डिफाइन कर सकते हैं और आप इसको चार्ज के टर्म्स में, मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं ये यूनिट क्रॉस सेक्शनल अगर एरिया है, इससे 1 सेकेंड में जो चार्ज फ्लो करेगा उसको हम लोग करंट डेंसिटी बोल देते हैं। और आपको पता है चार्ज और करंट दोनों एक ही चीजें हैं, मतलब कैसे, फ्लो ऑफ चार्ज को हम लोग करंट बोलते हैं, तो यूनिट टाइम में जो आपका चार्ज फ्लो करता है उसी को हम लोग करंट बोलते हैं। तो आपने यहाँ पे डेफिनेशन पढ़ ली करंट डेंसिटी की। इस करंट डेंसिटी के बारे में 2-3 चीजें जाननी जरूरी हैं। इसकी यूनिट क्या होती है, तो इसकी यूनिट जो है आपकी, जैसे कि आप लोग लिख रहे हैं अभी, देखिए यूनिट और इसका वेक्टर फॉर्म, स्केलर फॉर्म देख लेते हैं। तो देखिए हमने क्या लिखा है,
J इज इक्वल टू आई अपॉन ए, एम्पियर, और एरिया की क्या होती है मीटर स्क्वायर, तो एम्पियर पर मीटर स्क्वायर हो गया। और साथ में एक चीज ध्यान दीजिए, ये वेक्टर क्वांटिटी होती है। जैसे करंट आपका स्केलर क्वांटिटी होती है, लेकिन जो करंट डेंसिटी है वो आपकी वेक्टर क्वांटिटी है। वो हमेशा इस यूनिट, ये जो क्रॉस सेक्शनल एरिया जिसकी आप बात कर रहे हैं, हमेशा इसके परपेंडिकुलर रहेगा, मतलब इसके हमेशा उसकी डायरेक्शन क्या रखनी है आपने, नॉर्मल रखनी है। ठीक हो गया। तो अब मैं आपको एक इसकी अगर वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका एक फॉर्मूला हम लोग और बना सकते हैं। कैसे, देखिए, सपोज आपके पास इस तरीके का एक मैंने डायग्राम बना दिया, और ये करंट की डायरेक्शन है, और इसके साथ हम लोगों ने इस तरीके से आपका कोई क्रॉस सेक्शनल एरिया दिखा दिया, मतलब इससे आपकी लाइंस इस तरीके से क्रॉस कर रही हैं। दूसरे डायग्राम में हमने ये करंट को ऐसे ही रहने दिया, और ये जो आपका एरिया था उसको मैंने थोड़ा सा टेढ़ा कर दिया, और उसकी डायरेक्शन मैंने ये ले ली, ये ए वेक्टर हो गया। इसमें आपका यही डायरेक्शन है ए वेक्टर की। तो इस डायरेक्शन में आई और ए वेक्टर की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा आपका 0 हो जाएगा। यहाँ पे आई वेक्टर और ए वेक्टर की जो, मतलब सॉरी, आई वेक्टर जो बोल रहा हूँ, करंट और एरिया वेक्टर के बीच में एंगल थीटा है। तो यहाँ पे एरिया का कंपोनेंट लिया जाएगा जो करंट की डायरेक्शन में है। वी आर इंटरेस्टेड इन द कंपोनेंट विच इज इन द डायरेक्शन ऑफ करंट, मींस इसका नॉर्मल कंपोनेंट। तो इसका ये जो नॉर्मल कंपोनेंट होगा क्या होगा, वो a cos थीटा। तो ये जैसे a वेक्टर है तो ये कितना हो जाएगा, a cos थीटा, क्योंकि हमने कहा हम सिर्फ इस नॉर्मल वाले में इंटरेस्टेड हैं। तो ये हो गया, इसका ये कंपोनेंट कितना होगा, a cos थीटा, a cos थीटा। तो आपका जो j इज इक्वल टू, आप लोग i अपॉन a बोल रहे थे, a कौन सा होता है, नॉर्मल वाला, और नॉर्मल वाले की वैल्यू हमें कितनी है, a cos थीटा। तो यहां से i इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, देखो जे ए कॉस थीटा, या फिर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहेंगे तो जे वेक्टर डॉट ए वेक्टर लिख सकते हैं। ठीक है, इसकी और फॉर्म भी होती है, आप बुक्स में अगर देखेंगे तो इसकी अदर फॉर्म आपको ऐसे नजर आती हैं। अगर मान लीजिए डी ए वेक्टर इज एलिमेंट्री एरिया, एलिमेंट्री एरिया, तो इसको हम एलिमेंट्री एरिया अगर हम लोग कहते हैं तो हम लोग इसको डिफाइन कर देंगे, जो आपका डी आई है उसको हम जे डॉट डी ए वैक्टर के देते हैं। फिर आई निकालना है तो आई निकालने के लिए आपको पता है आप इंटीग्रेशन करेंगे, आई निकालने के लिए इंटीग्रेशन जे डॉट डी ए आप लोग कर देते हैं। तो इस तरीके से भी हम इसको लिख सकते हैं। तो हमने कंप्लीट डिस्कशन कर लिया है किसके बारे में, करंट डेंसिटी के बारे में। करंट डेंसिटी क्या होती है, J इज इक्वल टू आई अपॉन ए होती है। ये जैसे सरफेस है तो एक क्रॉस सेक्शनल एरिया, क्रॉस सेक्शनल एरिया के वो परपेंडिकुलर होगा, उसकी जो डायरेक्शन रहेगी। और हम क्या करेंगे, जो एरिया है एरिया के उस कंपोनेंट में इंटरेस्टेड रहेंगे जो उसके करंट की डायरेक्शन में, मतलब सरफेस के परपेंडिकुलर वाली डायरेक्शन में रहेंगे, जो कि ये है। तो आपका ये ए है तो इसका ये कंपोनेंट कितना हो गया, ए कॉस थीटा। ये हमने इसकी वेक्टर फॉर्म भी देख ली है। तो ये हमारा करंट डेंसिटी हो जाता है, इसको आप नोट कर लीजिए। फिर मैंने बोला था कि मैं डिस्कस करने वाला हूं नेक्स्ट टॉपिक, वो है कंडक्टेंस। नेक्स्ट टॉपिक इज कंडक्टेंस। रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस। अब हम बात कर रहे हैं कंडक्टेंस की। तो हम कहते हैं रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। जो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल जो होगा उसको हम लोग बोल देते हैं कंडक्टेंस। तो जैसे रेजिस्टेंस को हम लोग किससे दिखाते हैं, आर से डिनोट करते हैं। तो रेसिप्रोकल का जो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल उसको हम लोग कंडक्टेंस से डिनोट करते हैं जी। जैसे रेजिस्टिविटी है या रेजिस्टेंस है, तो रेजिस्टेंस का काम है रोकना। आप सोचिए किसी सर्किट के, अगर किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट की बात करता हूं, अगर रेजिस्टेंस उसमें ज्यादा होगा तो ऑब्वियस सी बात है उसकी कंडक्टिविटी कम होगी। रेजिस्टेंस ज्यादा होगा तो कंडक्टिविटी कम, क्योंकि रेजिस्टेंस रुकावट है। और अगर रेजिस्टेंस कम होगा तो कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। तो कैसा रिलेशन निकल के आ रहा है, रेसिप्रोकल। जैसे मतलब वायर है, मैंने एक एग्जांपल दिया था तुम्हें
कि तुमने नहर में पानी फ्लो करवाना है, एक आप मिट्टी के ले लीजिए, एक सीमेंट वाली ले लीजिए, तो मिट्टी वाली में आपका वेस्टेज ज़्यादा रहेगा क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस ज़्यादा है और फ्लो कंडक्टिविटी उसकी कम होगी, अमाउंट जो वहाँ से फ्लो करने वाला है वो कम फ्लो करेगा। इसके अलावा अगर आप बात करते हैं जैसे आपने कहा सीमेंट वाले की, तो वहाँ पे पानी तेजी से फ्लो करेगा, ज़्यादा फ्लो करेगा, तो उसकी कंडक्टिविटी आपकी क्या हो गई, ज़्यादा हो गई। तो एक की कंडक्टिविटी ज़्यादा है, एक की कंडक्टिविटी कम है। तो उसी तरीके से हम लोग यहाँ पे देखते हैं, हमने कहा कि भाई जो रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है उसको हम लोग बोलते हैं कंडक्टेंस। तो G इज इक्वल टू 1/R हो गया, ठीक है। R रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस की यूनिट क्या रहती है, ओम। तो ओम ऊपर चला जाएगा तो इसको हम ओम इनवर्स भी बोल सकते हैं। अगर मैंने G इज इक्वल टू 1/R लिखा है डेफिनेशन का फॉर्मूला, अगर मुझे किसी ने यूनिट बोल दी तो मैं बोलूंगा यूनिट के लिए G इज इक्वल टू 1/R होता है, तो ये ओम हो गया, ओम ऊपर जाएगा तो ओम -1, इसको ओम -1 को हम बोल देते हैं मो, MHO, ठीक है। तो ये हमने बोला कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस इज कॉल्ड कंडक्टेंस, ठीक है। या फिर इसको हम लोग सीमेंस भी बोलते हैं और इसको सीमेंस, ठीक है। इसको हम लोग एस से भी डिनोट कर देते हैं, मो बोल दो या फिर सीमेंस बोल दो, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चंस दिए रहते हैं वहां पे समझ में नहीं आता फिर किसकी यूनिट की बात कर रहा है, न्यूमेरिकल वैल्यू क्या दे रहा है। तो यूनिट्स आपको पता होनी चाहिए। जैसे आप ओ में -1 तो लिख देंगे लेकिन मो दिया हुआ है, कभी कभी क्वेश्चंस में हम लोग फाइंड आउट नहीं कर पा रहे होते कि क्या है, तो यूनिट को देख के हम लोग बता देते हैं कि किसकी बात कर रहा है। तो यहाँ पे मो -1 मो लिखा हुआ है, सीमेंस लिखा हुआ है, देन यू विल नो दैट दिस इज द यूनिट ऑफ कंडक्टेंस। चलिए, छोटा सा टॉपिक था, छोटी छोटी डेफिनेशंस भी पूछी जाती हैं। अब हम बात करते हैं, ये कंडक्टेंस है। कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, टेंस का टेंस होता है, रेजिस्टेंस का कंडक्टेंस होता है। अब हम बात करेंगे कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी। दो चीजें पढ़ाई थी, एक रेजिस्टिविटी भी पढ़ाई थी। तो रेजिस्टिविटी का अगर रेसिप्रोकल करेंगे तो वो कंडक्टिविटी निकल के आएगा। तो ये कंडक्टेंस है। अब मैं पढ़ा रहा हूं, अब मैं क्या पढ़ा रहा हूं, कंडक्टिविटी, ठीक है बच्चों, कंडक्टिविटी। तो इसमें सीधे लिख देंगे कंडक्टिविटी इज इक्वल टू, डेफिनेशन क्या लिखनी है आपको उससे भी लिख सकते हैं, कंडक्टिविटी इज रेसिप्रोकल ऑफ किसका, रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी को किससे डिनोट कर रहे थे हम लोग, रो से। तो देखिए आपका, इसे हम लोग यहाँ पे कंडक्टिविटी को सिग्मा से डिनोट कर देते हैं। तो सिग्मा इज इक्वल टू 1/रो, रेजिस्टिविटी आपकी रो थी। तो कंडक्टेंस अलग चीज है और कंडक्टेंस इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, और आपका रेजिस्टिविटी का रेसिप्रोकल आपका कंडक्टिविटी रहता है। तो इसके हम और फॉर्मूले भी लिख सकते हैं। देखिए कैसे फॉर्मूले, यूनिट वगैरह लिखनी है। तो यहाँ पे देखिए, डिफाइन बाय सिंगल लाइन का है, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी। तो आपने फॉर्मूला पढ़ा था, देखिए R इज इक्वल टू रो L/A पढ़ाया गया था आपको। तो रो क्या हो जाएगा बच्चों, RA/L। तो यहाँ पे आप सिग्मा का फॉर्मूला जो आप 1/रो लिख रहे हैं, तो 1/RA/L हो जाएगा। तो यानी कि L/RA। सपोज कहीं पे क्वेश्चन आपसे इस तरीके का पूछ दिया जाता है, बहुत आसान सा क्वेश्चन, कि भैया किस किस चीजों पे डिपेंड करती है आपकी जो कंडक्टेंस है वो किस किस चीजों पे डिपेंड करती है, तो आप यहाँ से बता सकते हैं। लेंथ पे हो गया आपका, एरिया के साथ इस तरीके का रिलेशन होता है, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। रेजिस्टिविटी, अगर आपकी रेजिस्टिविटी ज्यादा होगी तो कंडक्टिविटी कम हो जाएगी। तो आपके पास ये रिलेशन हो गया। चलिए इसकी यूनिट की बात कर लेते हैं। तो यूनिट तो आप एक यहीं से डिफाइन कर दीजिए इसकी। तो क्या हो जाएगा, देखिए इसका मीटर होगा। अगर मैं यूनिट की बात करता हूं आपसे, सपोज की यूनिट लिखिए, यूनिट लिखने की अगर मेरे से कोई बात कहता है तो मैं क्या करने वाला हूँ, देखिए L/RA है, ठीक है। लेंथ के लिए क्या होगा, मीटर। एरिया का क्या होता है, ओम। इसका क्या होगा, मीटर स्क्वायर। तो मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, तो ओम -1 मीटर -1।
अब ओम -1 अभी आपको पढ़ाया था मो होता है, तो मो मीटर -1, ये इसकी यूनिट हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब जो मैंने आपको बोला था या फिर सीमन -1 भी बताया था मैंने इसको, आपको इसको सीमन भी लिख सकते हैं, एस मीटर -1। तो एस मीन्स क्या है, सीमेंस की बात हम जो कर रहे थे, हमने कहा मो को हम लोग सीमेंस भी बोलते हैं। अब एक चीज मैंने आपको और बोली थी लास्ट में कि हम जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं, तो हमने क्या क्या देखा, करंट डेंसिटी देख लिया है, कंडक्टिविटी देख लिया हमने, कंडक्टेंस देख लिया। अब इसके बाद हम जो टॉपिक बात कर रहे हैं वो है ओम्स लॉ को हम वेक्टर फॉर्म में कैसे लिखते हैं। और छोटा सा टॉपिक है, 1 1 2 2 मार्क्स में छोटी छोटी चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं, आपको आनी चाहिए। नहीं तो इन फॉर्मूलों को, एक फॉर्मूले को दूसरे फॉर्मूले से कनेक्ट करना आना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे देखिए, ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, तो ये क्या चीज है ओम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म की अगर हम बात करते हैं, तो हमने कहा देखो बच्चों क्या होता है, अगर मान लीजिए लेट V with the potential difference, V with the potential difference applied across a conductor of length L। देखिए एग्जाम में जब आप लिखने जाएं, आप ये सारी चीजों को स्किप कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन आप जब नोट्स बना रहे हैं, थोड़ा सा पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा डिटेल में पढ़ना है तो ज्यादा बढ़िया है। मान लो कोई कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, उसमें हमने V पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया है, और यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है सपोज E है, तो बाय डेफिनेशन ऑफ, डेफिनेशन किसकी डेफिनेशन, डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल ग्रेडियंट, पोटेंशियल ग्रेडियंट। देखो क्या बोला था मैंने कि ग्रेडियंट क्या होता है, अगर कोई भी चीज डिस्टेंस के साथ चेंज होती है तो उसको हम ग्रेडियंट बोलते हैं। तो पोटेंशियल ग्रेडियंट बोल रहे हैं, तो V पोटेंशियल डिफरेंस V का अप्लाई किया है L लेंथ के अक्रॉस, तो V अपॉन L हो गया, इसको डिनोट करते हैं हम लोग E से। तो यहां से आपके पास V इज इक्वल टू EL हो गया, इक्वेशन नंबर 1। फिर आप बात करेंगे ओम्स लॉ की बात करेंगे, जो आपका सिंपल ओम्स लॉ होता है वो होता है V इक्वल टू IR, और अभी R को मैंने पढ़ाया था रो L अपॉन A होता है, इक्वेशन नंबर 2। एक V आपको इक्वेशन नंबर 1 से मिल गया है और एक V आपको मिल गया है इक्वेशन नंबर 2 से। बस इन दोनों को हम लोग इक्वेट कर देते हैं। तो जल्दी से इसको नोट कर दीजिए, उसके बाद हम लिखेंगे इसको इक्वेटिंग। बस इन दोनों रिजल्ट को इक्वेटिंग, ठीक है, इक्वेशन 1 एंड 2। तो देखिए 1 भी V दिखा रहा है, 2 भी V दिखा रहा है, तो दोनों को इक्वेट अगर आप करते हैं तो EL इज इक्वल टू I रो L अपॉन A हम लोग करते हैं, तो ये आपका कैंसिल हो जाता है। तो E इज इक्वल टू बच्चों I अपॉन A को साथ में लिख दिया, और यहाँ पे रो I अपॉन क्या होता है मेरा J, और यहाँ पे हो गया रो। तो मेरे पास जो फॉर्मूला निकल गया इन दोनों को इक्वेट करने से, वो निकल के आ गया है E इक्वल टू रो J, या J रो आप जिस फॉर्म में भी इसको लिखना चाहते हैं। अब आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि आप इसको अगर इसी फॉर्म में डायरेक्ट लिखना चाहते हैं, कि इसको आप वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, तो देखिए अब इस फॉर्म को भी हम वेक्टर फॉर्म में लिख सकते हैं। कैसे, अगर मैं इसकी वेक्टर फॉर्म की बात करता हूं, ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, अब ये रजिस्टिविटी तो एक कांस्टेंट हम लोग यूज कर रहे थे, अभी हमने देखा कि करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसके साथ वेक्टर लग जाएगा J वेक्टर, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो आपका रहता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती ही है, तो E वेक्टर इक्वल टू रो J वेक्टर हो गई। ये एक फॉर्म हो गई। एक और फॉर्म में यहां से निकाल सकता हूं, देखिए कैसे J निकालना है मुझे, तो J इक्वल टू E अपॉन रो होगा, ठीक है, और 1 अपॉन रो इंटू E कर दिया। अभी इसी वीडियो के फर्स्ट सेक्शन में पढ़ा था कि 1 अपॉन रो को हम लोग क्या बोलते हैं, सिग्मा, तो J इक्वल टू सिग्मा E। जो हम ज्यादा फॉर्म यूज करते हैं वो J इक्वल टू सिग्मा E की फॉर्म को हम लोग लिखते हैं। तो यहां से फिर अगर वेक्टर फॉर्म लिखना है, इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना है, तो J वेक्टर इक्वल टू सिग्मा आपका क्या हो जाएगा, E वेक्टर हो जाएगा। तो चाहे आप E इक्वल टू रो J वेक्टर की बात कर ले, चाहे आप बात कर लेते हैं J इक्वल टू सिग्मा E वेक्टर की, दोनों की दोनों आपकी वेक्टर फॉर्म है। ज्यादा हम लोग इसका डिस्कशन करते हैं। फिर से बोल रहा हूं, अभी पढ़ाया था रजिस्टिविटी, रो इज रजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रजिस्टिविटी इज कॉल्ड कंडक्टिविटी पढ़ा था, तो 1 अपॉन रो को हमने सिग्मा लिख दिया। तो ये आपका हमने देखा कि किस तरीके से हमने दो फॉर्मूलों को इक्वेट करके वेक्टर फॉर्म निकाल दी। तो ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि हमें
फिजिक्स के अंदर इंटरलिंकिंग आनी बहुत ज़रूरी है, एक फार्मूले को रिलेट करके दूसरा फार्मूला निकालना आना चाहिए। चलिए, थैंक यू वेरी मच। अब इसको नोट्स बना लीजिए।